डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टाइम पास नहीं की ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, मैंने जो एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया था जिसका नाम था हिंदी ग्रामर, और मैंने आपको बताया था एक बात कि मैं आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण को बेसिक से एडवांस तक पूरा पढ़ाऊंगा। और उसी सीरीज में आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 8। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक के सबसे सिलेक्टेड, सबसे महत्वपूर्ण और यूजफुल टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ। मैंने पहले टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास। सेकेंड मैंने बताया था हिंदी वर्णमाला। थर्ड मैंने पढ़ाया था विराम चिन्ह। और आज हम पढ़ाएंगे रस, उसका प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैंने इसका रस का जो इस कॉन्सेप्ट होता था, ट्रिक और जो इसका थ्योरी था, मैं उसको पढ़ा चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं जाकर वो भी देख लीजिएगा, या फिर आपको इस वीडियो के अंत में उन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा। ये सभी वीडियो अपने आप में यूज़फुल है, बहुत ही बेस्ट है ना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखेंगे रस हिंदी व्याकरण में, और देखेंगे टॉप 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। अगर आपने इस 40 में से 30 प्लस क्वेश्चंस कर लिए तो मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी सुपर डुपर हिट है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रसों की कुल संख्या कितनी है। रसों की कुल संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन 1 में है 9, बी में है 10, सी में है 11 और डी में है 12। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपने इस 40 में से कितना क्वेश्चन सही किया और कितना क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11। कुल रस बोले तो आपको 11 लगाना है। चलिए अब आगे क्वेश्चन होते हैं सेकेंड। क्या बोला गया है, किसी काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। तो किसे काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। ऑप्शन 1 में अलंकार, ऑप्शन बी में रस, ऑप्शन सी में छंद, ऑप्शन डी में समास। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रस। ठीक है, काव्य की आत्मा या प्राण किसे कहते हैं, तो रस को ही बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है। रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन 1 में कामता प्रसाद, ऑप्शन बी में सूरदास, ऑप्शन सी में भरत मुनि, ऑप्शन डी में आचार्य भोज। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भरत मुनि, है ना। तो भरत मुनि ने ही सबसे पहले रस की उत्पत्ति से संबंधित इसकी परिभाषित किया था, यानी कि इसकी परिभाषा दिया था। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भरत मुनि। हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं और इंपॉर्टेंट मोस्ट पीबीआई क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन अपने आप में टॉप लेवल के हैं, इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। अब याद रखिएगा, यहाँ बोला गया है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। ऑप्शन 1 में 11, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में 9 और ऑप्शन डी में 8। तो क्या होगा, भरत मुनि ने कितने प्रकार के रसों का उदाहरण दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि 8। भरत मुनि के अनुसार 8 रस, है ना, भरत मुनि ने माने हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आगे अगला क्वेश्चन है, सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। ऑप्शन 1 में 13, ऑप्शन बी में 11, ऑप्शन सी में 9 और ऑप्शन डी में 8, यानी कि 8। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 11। जी हाँ, सूरदास के अनुसार रसों की कुल संख्या 11 है। चलिए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। 10वां रस कौन सा है। 10वां रस कौन सा है। ऑप्शन 1 में वात्सल्य रस, ऑप्शन बी में भक्ति रस, ऑप्शन सी में शांत रस, ऑप्शन डी में विभत्स रस। तो आपको बताना है कि 10वां रस कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वात्सल्य रस। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, भरत मुनि ने किस रस को रस की संज्ञा नहीं दी है। भरत मुनि ने
किस रस को रस की संज्ञा नहीं दी है, यानी कौन से रस को भरत मुनि ने नहीं माना है? तो ऑप्शन ए में वीर रस, ऑप्शन बी में भक्ति रस, ऑप्शन सी में शांत रस। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी शांत रस। भरत मुनि के अनुसार शांत रस रस नहीं है, ठीक है, यानी कि भरत मुनि ने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी है, ठीक है, याद रखिएगा। और शांत रस कौन सा रस है? ये शांत रस है, नौमा रस है। तो याद रखिएगा कि भरत मुनि ने नौमा रस जो कि शांत रस है उसको रस की संज्ञा नहीं दिया है, यानी रस उसको नहीं माने हैं। चलिए तो हम आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट मोस्ट वीआई क्वेश्चंस को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़ जाइएगा। आगे, भरत मुनि ने किस रस को रस की संज्ञा नहीं दी है? भरत मुनि ने किस रस को रस संज्ञा नहीं दी है? अभी हम क्वेश्चन देख चुके हैं, इसका आंसर होगा शांत रस। चलिए आगे रखते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। आगे, अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? एक में है 9, ऑप्शन बी में है 10, ऑप्शन सी में है 11, ऑप्शन डी में है 12। तो क्या होगा? अस्थाई भाव संख्या कितनी है? ये होते हैं कुल 9 अस्थाई भाव होते हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन ए में जुगुप्सा, ऑप्शन बी में क्रोध, ऑप्शन सी में शोक, ऑप्शन डी में निर्वेद। तो क्या होगा शांत रस का अस्थाई भाव? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव क्या क्या होता है? एक होता है निर्वेद, एक होता है निवृत्ति, ठीक है, दोनों याद रखिएगा आप। चलिए आगे, अगला है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो ऑप्शन ए में उत्साह, ऑप्शन बी में शोक, ऑप्शन सी में रति, ऑप्शन डी में हास्य। तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव क्या होता है? ये होता है ऑप्शन सी, यानी कि रति। रति बोलो या प्रेम बोलो, ठीक है। श्रृंगार रस के दो अस्थाई भाव होते हैं, रति या प्रेम, दोनों सेम है। अब आगे अगला देखिए यहां से, अब आगे समझते हैं और इंपोर्टेंट मोस्ट वीआई क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन बोला गया है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? जो विस्मय है वह अस्थाई भाव किस रस में होता है, यानी कि विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है, ठीक है। तो ऑप्शन एक में हास्य, ऑप्शन बी में शांत, ऑप्शन सी में अद्भुत, ऑप्शन डी में बीभत्स्य। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अद्भुत। अद्भुत का क्या होता है? आश्चर्य होता है या विस्मय होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। विस्मय बोलिए या फिर क्या बोले, विस्मय ये बोलो या फिर अद्भुत बोले, दोनों सेम है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से, किलक अरे मैं नेह निहारू, किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती बारू, इन पंक्तियों में कौन से रस का है, यानी इस पंक्ति में कौन सा रस है, ठीक है, कौन सा? किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन एक में वीर, ऑप्शन बी में शांत, ऑप्शन सी में विभत्स्य, ऑप्शन डी में वात्सल्य। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वात्सल्य। अब वात्सल्य कैसे समझेंगे? तो जब भी हमें मातृ प्रेम की भावना जिस भी पंक्ति में देखने को मिले तो वहां पे होगा वात्सल्य रस, ये याद रखिएगा। यानी कि बाल रूप जो किसी भगवान का हो या बालक का हो, अगर किसी का भी बाल रूप होगा तो होगा क्या होगा? वात्सल्य रस का उदाहरण होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अब आगे नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ऑप्शन एक में रौद्र रस, ऑप्शन बी में श्रृंगार रस, ऑप्शन सी में करुण रस, ऑप्शन डी में वीर रस। तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। चलिए आगे आगे रखते हैं और महत्वपूर्ण मोस्ट वीआई क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? ए में करुण रस, बी में भक्ति रस, सी में श्रृंगार रस, डी में वीर रस। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रृंगार रस के कवि हैं, ठीक है। कौन? कवि बिहारी। चलिए अब आगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इन पंक्ति में कौन सा रस है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ए में है वियोग श्रृंगार, बी में है संयोग श्रृंगार, सी में है करुण रस और डी में है भक्ति रस। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयोग श्रृंगार। मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले वाली वीडियो में पूरे रस के कंसेप्ट को।
अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो आप इसको चुटकियों में हल कर लीजिएगा। यकीन मानिए कि अगर वो वीडियो पूरा देख लीजिए तो रस में आप पूरा में पूरा मार्क्स लाइएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो मैंने उसे बताया था कि श्रृंगार रस जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। तो जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे होता है श्रृंगार, कौन सा, संयोग श्रृंगार। और जहाँ पे प्रेमी प्रेमिका का अलगाव होता है, दूर जाने का बोध होता है, वहाँ पे होता है वियोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें रिलेशनशिप की बात हो रही है, नज़दीकीपन की बोध हो रही है ना, लगाव का बोध हो रहा है, तो इसीलिए होगा संयोग श्रृंगार। चलिए अब आगे नेक्स्ट है, रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है। रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है। एक में विभाव, बी में आलंबन, सी में अनुभाव और डी में उद्दीपन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुभाव। मैंने विभाव, अनुभाव, ठीक है, उसके बाद संचारी भाव, ठीक है, उन सबों को पढ़ाया है अच्छे से। चलिए अब आगे हम समझते हैं आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। अब समझिए यहाँ से, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध वाक्य के किस गुण से है। समझिएगा क्वेश्चंस को, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध किस वाक्य के काव्य के किस गुण से है। तो एक में माधुर्य, बी में ओज, सी में प्रसाद और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा काव्य के कुछ गुण से है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओज गुण से है। चलिए आगे नेक्स्ट है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। ए में शांत रस, बी में श्रृंगार रस, सी में भयानक रस और डी में रौद्र रस। तो माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रृंगार रस में। नेक्स्ट आगे, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा अस्थाई भाव है। तो ए में विस्मय, बी में रति, सी में शोक और डी में क्रोध। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी शोक। तो शोक का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझिएगा, शोक यानी कि करुण रस। तो ये करुणता का भाव करा रहा है, ठीक है, यानी कि कहीं न कहीं क्या वो एक दूसरे से क्या है दुखी है ना, शोकाकुल है ना। तो वहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है। तो कहीं ना कहीं करुणा की बोध इसमें हो रही है ना, शोकाकुल की बात आ रही है, तो यहीं पर क्या होगा शोक। चलिए यहाँ अस्थाई भाव पूछा गया है, अगर रस पूछता तो क्या होता करुण रस, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अस्थाई भाव, तो इसका आंसर होगा शोक यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन बोला गया है, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है। ए में भक्ति रस, बी में वात्सल्य रस, सी में शांत रस और डी में करुण रस। तो हिंदी साहित्य का जो नौवां रस है वो कौन सा रस है। नौवां रस है शांत रस, 10वां रस है वात्सल्य रस और 11वां रस है भक्ति रस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी शांत रस। ठीक है आगे, अब देखिए आगे, उस काल कारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। समझिएगा, उस काल कारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर किस रस की बात हो रही है आप समझ में आया होगा आपको। ए में वीर रस, बी में रौद्र रस, सी में अद्भुत रस और डी में करुण रस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रौद्र रस। अब रौद्र रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है, क्रोध यानी कि गुस्सा। देखिए यहाँ पर क्रोध का भाव आया कि नहीं, तो आपको इसीलिए अस्थाई भाव याद करना बहुत जरूरी है। अस्थाई भाव से आपको किसी भी पंक्ति में कोई भी लाइन से उसका आप मीनिंग ढूंढ सकते हैं और आप उस रस के पास पहुंच सकते हैं आंसर देने के लिए। ठीक है, तो देखिए रौद्र रस का ही जो अस्थाई भाव होता है क्रोध होता है। ठीक है, तो इससे भी स्पष्ट हो गया। अब आगे नेक्स्ट है, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है। वाक्य रसात्मक काव्य यह किसका कथन है। ए में विश्वनाथ, बी में राजशेखर, सी में भरतमुनि और डी में भास। तो वाक्य रसात्मक
काव्यम किसका कथन है? ए होगा विश्वनाथ का, यानी कि आचार्य विश्वनाथ। चलिए अब आगे नेक्स्ट समझते हैं और अगले क्वेश्चंस को देखिए। अगला क्वेश्चन बोला गया यहाँ से, किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? ए में हास्य रस, बी में भक्ति रस, सी में श्रृंगार रस, डी में वीर रस। तो किस रस को सभी रसों का अधिपति कहा जाता है? ए कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रृंगार रस को। ठीक है, अधिपति कहा जाता है सभी रसों का। अब क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए, मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर्मयन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? अब देखिए इतना बड़ा लाइन है, लेकिन आपको क्या करना है, इसका मूल वर्ड निकालना है। जैसे समझिए, ऑप्शन ए में है शांत, बी में वियोग श्रृंगार, और सी में करुण रस, और डी में वत्सल रस। तो देखिए करुण का पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? तो वो होता है शोक या दुख। तो कहीं पर इसमें देखिए शोक या दुख की बात कही गई है। हाँ, यहाँ देखिए मौन, चुप। चुप आदमी कब होता है? जब दुखी होता है अंदर से, है ना, शोकाकुल होता है, शोक में डूब जाता है, तभी तो आदमी होता है ना, अविचल हो जाता है, अविकल हो जाता है। ठीक है, तो यही स्थिति क्या होती है? ये होती है करुण रस की। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ऐसे ही एग्जाम में टिक करना है क्वेश्चंस को। चलिए, आपको लंबे से देखना नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन है, आपको इसका मीनिंग समझना है कि इसका स्थायी भाव होता क्या है पहले, उसके बाद आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन क्या है समझते हैं। अब जो आगे क्वेश्चन है यहाँ देखिए, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ए में रति, बी में उत्साह, सी में हास्य, और डी में क्रोध। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ए होता है उत्साह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। यानी उत्साह बोले या खुशी बोले, है ना, दोनों सेम होता है। वीर रस का क्या होता है? उत्साह या खुशी। चलिए अब आगे नेक्स्ट है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो ए में 9, बी में है 33, सी में है 16, और डी में है 11। तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? ये होते हैं कुल 33, यानी कि 33, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे, चलिए देखते हैं आगे। अगला ऑप्शन बोला गया है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ए में अस्थाई भाव, बी में शांत रस, सी में अनुभाव, और डी में व्यभिचारी भाव। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शांत रस। भरत मुनि ने जो शांत रस था उसको रस नहीं माना है, इसीलिए जो शांत रस है वह उसके रस सूत्र में नहीं आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बाकी अस्थाई भाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव मैंने सब कुछ पढ़ाया। व्यभिचारी को बोलते हैं, इसी व्यभिचारी भाव को क्या बोलते हैं? हम संचारी भाव बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। विभत्स रस का अस्थाई भाव है, विभत्स रस का अस्थाई भाव है तो ए में भय, बी में निर्वेद, सी में शोक, और डी में जुगुप्सा। तो विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जुगुप्सा। जुगुप्सा बोलो या घृणा बोलो, ठीक है, दोनों सेम हो रहता है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, जुगुप्सा। चलिए आगे आगे अब समझते हैं और महत्वपूर्ण मोस्ट वीआई क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? एक में बीभत्स, बी में भयानक, सी में रौद्र, और डी में वीर रस। तो क्या होगा, जो मेरा क्रोध है वह किसका होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रौद्र रस का। किसका? रौद्र रस। रौद्र का मतलब का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है क्रोध या गुस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोध तो है, तो क्रोध बोलो या फिर गुस्सा बोलो, दोनों सेम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। आगे नेक्स्ट है, केशव कही ना जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। इन काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो एक में रौद्र रस, बी में शांत रस, सी में भयानक रस, और डी में अद्भुत रस। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अद्भुत रस। देखिए
विचित्र का मतलब ही होता है अद्भुत, आश्चर्य। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये हो जाएगा अद्भुत रस। ठीक है, और अद्भुत का जो अस्थायी भाव होता है वो होता है आश्चर्य या विस्मय, और विचित्र का मतलब ही होता है क्या होता है, ये होता है आश्चर्य, विचित्र। चलिए, तो आप एक शब्द से आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको कनेक्ट करके याद करना पड़ेगा। चलिए, समझना पड़ेगा आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विभत्स का विरोधी था? निम्नलिखित में से कौन सा विभत्स का विरोधी है, यानी ऐसा कौन सा रस है जो विभत्स रस का विरोधी है? तो ए है भयानक, बी में वीर, सी में करुण और डी में श्रृंगार। तो क्या होगा, ऐसा कौन सा रस है जो विभत्स रस का विरोधी है? तो ये हो जाएगा श्रृंगार। विभत्स का मतलब क्या होता है? विभत्स का मतलब होता है घृणा करना, लेकिन श्रृंगार क्या बोलता है? प्रेम करना। तो इसका उल्टा हुआ कि नहीं? तो इसीलिए कह सकते हैं ये श्रृंगार विभत्स का उल्टा है या विरोधी है, दोनों मतलब सेम है। चलिए अब आगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा सही, इसका हो जाएगा। अब आगे समझते हैं और अति महत्वपूर्ण मोस्ट वीआई क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए यहाँ से बोला गया है कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? जो कुरुक्षेत्र कविता है उसका जो मुख्य रस है कौन सा है? एक में वीर रस, बी में श्रृंगार रस, सी में करुण रस, डी में वात्सल्य रस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी बी रस। स्पष्ट है, कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? युद्ध तो हुआ था, और युद्ध में क्या होता है? वीरताओं का, है ना, वीरों का बोलबाला होता है। तो इससे कह सकते हैं कि इसमें बी रस होगा। चलिए आगे, नेक्स्ट है प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। इसका जो ऑप्शन है, ए में है करुण रस, बी में रौद्र रस, सी में संयोग श्रृंगार और डी में वियोग श्रृंगार। तो आपको बताना है कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो इस जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस होगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वियोग श्रृंगार। यह घटना तब की है, यह प्रसंग तब का है जब रावण ने माँ सीता को हरण कर ले गया था। तो उस समय श्री राम जी जंगल में दर बदल भटक कर खग और मृग से पूछते थे, है ना, कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ठीक है, तो इसलिए वियोग श्रृंगार है। और वियोग श्रृंगार का मैंने बताया था आपको कि जब प्रेमी और प्रेमिका आपस में क्या हो, दूरी हो जाए या वियोग हो जाए, कहीं ना कहीं अपने एक दूसरे से क्या हो जाए, भटक जाए, तो वहां पे होता है वियोग श्रृंगार रस। चलिए अब आगे, नेक्स्ट है अगला, चमक उठी सन 57 वो तलवार पुरानी थी, रस के भेद है, बताइए। चमक उठी वह सन 57 वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपको याद होगा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ये लिखा गया, है ना, पंक्ति है, लिखी गई पंक्ति है। चलिए, तो इसमें कौन सी रस है? ए में भक्ति रस, बी में वीर रस, सी में हास्य रस, डी में श्रृंगार रस। तो क्या होगा, इसका राम रस होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीर रस। ये वीरता वाला काम ही है ना। जो झांसी की रानी थी वो वीर थी कि नहीं, तो इसीलिए क्या हो सकते हैं, ये वीर रस के अंतर्गत आएगा। चलिए अब हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट। अब क्वेश्चन क्या बोला गया लास्ट में, किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद है? किस रस का अस्थाई भाव क्या है? तो निर्वेद है। तो ए में भक्ति, बी में शांत रस, सी में वात्सल्य रस और डी में श्रृंगार रस। तो किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शांत रस का, है ना। शांत रस का जो अस्थाई भाव होता है निर्वेद होता है, निवृत्ति होता है। चलिए, तो यहाँ पे आपके सबसे सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें लिया है। यकीन मानिए कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे यहीं से आएंगे या इसी कॉन्सेप्ट से आएंगे, बाकी कहीं से नहीं आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और संपूर्ण हिंदी और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास बेसिक से एडवांस तक पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइएगा। तब तक थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।